हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। तो बेसिकली इस चैप्टर में अपने को 6 सेक्शंस पढ़ने हैं। सेक्शन नंबर 59 प्रोविजनल असेसमेंट से लेकर के सेक्शन नंबर 66 तक, स्पेशल ऑडिट तक हमने असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर में पढ़े थे। उससे आगे सेक्शन नंबर 67 से लेकर के सेक्शन नंबर 72 तक इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 67, जो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ठीक है, तो अब इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन इनेबल्स ऑफिसर टू एक्सेस एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब इंस्पेक्शन जो है सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 जो है, वो ऑफिसर को पावर देता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस कर सकते हो। अब किन किन लोगों के प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस कर सकते हो? तो पहला, टैक्सेबल पर्सन को, या फिर कोई भी पर्सन जो एंगेज है इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और हु इज एन ओनर और एन ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन। ठीक है, सो 3 लोगों की यहाँ पर बात हुई। सबसे पहले टैक्सेबल पर्सन, दूसरा ट्रांसपोर्टर और तीसरा वेयरहाउस कीपर। ठीक है, सो इन तीनों के ही जो है प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस कर सकता है ऑफिसर सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब किन किन सर्कमस्टेंसेस में जो है इंस्पेक्शन किया जा सकता है? जब भी कोई जॉइंट कमिश्नर या उसके कोई हायर इन रैंक का ऑफिसर है, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई भी पर्सन ने जो है ये फॉलोइंग एक्टिविटीज किया है, तो उस केस में वो ऑथराइजेशन देगा प्रॉपर ऑफिसर को कि आप जाइए और इनके प्लेस ऑफ बिजनेस को इंस्पेक्शन कीजिए। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें दी है? अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है, उसके लिए क्या क्या चीजें बोलिए? सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कोई भी ट्रांजेक्शन को छुपाया गया है। ठीक है, या फिर सप्रेस स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। थर्ड क्या बोला है? क्लेम्ड एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आईटीसी जो है वो ज्यादा क्लेम किया है। और फोर्थ क्या बोला है? कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू इवेड टैक्स। ठीक है, सो 4 चीजें बोली है। टैक्सेबल पर्सन के केस में क्या बोला है? या तो उसने कोई ट्रांजेक्शन को सप्रेस किया है, या फिर सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। तीसरा क्या बोला है? उसने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। और चौथा क्या है? कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन। तो उस केस में जो है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस कीपर के लिए क्या बोला है? तो कोई भी ट्रांसपोर्टर है या फिर कोई ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन है, तो उस केस में क्या चीज तय करना है कि उसने कोई भी गुड्स ऐसे रखे हैं जिसका जो पर्पज है वो पेमेंट ऑफ टैक्स को एस्केप किया। ठीक है, कोई भी गुड्स जिस पर टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, या फिर दूसरा क्या बोला है? कोई भी अकाउंट्स या गुड्स इस तरीके से रखे हैं उसका उद्देश्य जो है वो इवेजन ऑफ टैक्स है, लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स। तो ये 2 चीजें देखनी है ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस कीपर के केस में। ठीक है, पहला तो उसने कोई भी गुड्स ऐसे छुपा करके रखे हैं जिस पर टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। दूसरा क्या बोला? कोई अकाउंट्स और गुड्स इस तरीके से रखे हैं जिसका उद्देश्य जो है वो टैक्स इवेजन का है। तो उस केस में उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, अब सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सर्च एंड सीजर। ठीक है, सो अगर किसी ऑफिसर को ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन या अदरवाइज उसको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन के पास ऐसे गुड्स है जो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, कोई भी गुड्स हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया या बुक्स हो गई जिनको सीक्रेटली स्टोर करके रखा गया है, ठीक है, और वो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, तो उस केस में जो है उन गुड्स को सर्च करके सीज किया जा सकता है। ठीक है, अब सीजर क्या होता है? सीजर इज डिफाइंड एज अ एक्ट ऑफ टेकिंग फिजिकल कस्टडी। ठीक है, कोई भी गुड्स को अपनी फिजिकल कस्टडी में ले लेना उसको बोलते हैं सीज करना। ठीक है, अब ऑफिसर्स की क्या क्या पावर है ड्यूरिंग द सर्च? ठीक है, सो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले वो कोई भी गुड्स को या डॉक्यूमेंट्स को है सर्च करके सीज कर सकता है जब उसको ऐसा लगता है कि कोई भी गुड्स है या डॉक्यूमेंट्स है वो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। ठीक है, लेकिन अगर गुड्स का या डॉक्यूमेंट्स का नेचर ऐसा है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उनको सीज करना, तो उस केस में वो उस गुड्स को डिटेन कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्डर दे देगा उस ऑनर को कि भैया आप ये गुड्स को रिमूव नहीं कर सकते, नॉट रिमूव और पार्ट विद द गुड्स एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर। ठीक है, सो आप उस गुड्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं बिना ऑफिसर की इजाजत के। ठीक है, सेकंड क्या बोला है? जो भी पर्सन के गुड्स को जो सीज किया गया है वो एंटाइटल है टू टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सीज्ड रिकॉर्ड। ठीक है, वो फोटोकॉपीज ले सकता है अगर उसको जरूरत है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? ड्यूरिंग सर्च द ऑफिसर हैज पावर टू ब्रेक ओपन द डोर्स, अलमीरा और बॉक्स। ठीक है, आप कोई भी दरवाजे को तोड़ सकते हो, अलमीरा को तोड़ सकते हैं अगर उसका एक्सेस जो है डिनाई किया गया। ठीक है, तो सीआईडी का दया बनकर सीधा दरवाजा तोड़ सकते हो जब आपको एक्सेस डिनाई किया है। और साथ में क्या है? आप सील भी कर सकते हैं किसी भी प्रीमाइसेस को। आप ताला लगाते हैं, वो जो कपड़ा लगाते हैं आपने देखा होगा। ठीक है, सो प्रीमाइसेस को सील भी कर सकते हैं अगर उसका एक्सेस जो है डिनाई किया गया है। अगर जो भी गुड्स डॉक्यूमेंट्स या बुक्स जो है सीज किए गए हैं, अगर वो प्रोसीडिंग्स में काम नहीं आ रहे या फिर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि वो रिलायबल नहीं है, उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता है, तो उसको जो है रिटर्न करना पड़ेगा उनको विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को या गुड्स को जो है रिटर्न करना पड़ेगा अगर वो रिलायबल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है सर्च के दौरान ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? मैनर ऑफ रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स और डॉक्यूमेंट्स। अब कॉन्फिस्केटेड गुड्स जो है वो किस किस तरीके से जो है रिलीज किया जा सकता है? तो यहाँ पर 3 तरीके दिए। पहला बोला प्रोविजनल बेसिस पे। ठीक है, सो प्रोविजनल बेसिस पे आप कब गुड्स रिलीज कर सकते हो? जब आप एग्जीक्यूट करते हो कोई भी बॉन्ड को और साथ में कोई सिक्योरिटी फर्निश कर देते हो। ठीक है, सो आपने बॉन्ड का अमाउंट भर दिया और साथ में सिक्योरिटी फर्निश कर दी थी, तो उस केस में आपको प्रोविजनली जो है रिलीज कर दिए जाएंगे गुड्स। ठीक है, या फिर आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ठीक है, सो आपने पेमेंट कर दिया, उस केस में भी जो है प्रोविजनली आपको गुड्स जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। अब सेकंड क्या बोला है? एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर कोई भी गुड्स जो सीज किया है उसके रिगार्डिंग नोटिस इशू नहीं किया है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, सो जब जब भी आप कोई भी गुड्स सीज करते हो तो आपको एक नोटिस इशू करना पड़ता है जिसमें सारा डिटेल रहता है कि कौन कौन से गुड्स जो है सीज किए हुए। अगर आपने कोई नोटिस इशू नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो फिर वो जो है
गुड्स को आपको रिलीज करना पड़ेगा। और ये जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है, ये एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अनदर 6 मंथ्स, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको अनदर 6 मंथ्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकता है ऑन सफिशिएंट कोजेस। और थर्ड मेथड क्या दिया, डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ठीक है। सो 3 मेथड कौन कौन से थे, पहला प्रोविजनल बेसिस, दूसरा एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स और तीसरा डिस्पोजल ऑफ गुड्स। डिस्पोजल ऑफ गुड्स क्या बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो पेरिशेबल नेचर के हैं या फिर हेजार्डियस नेचर के हैं, ठीक है, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर उनको जो सीज करके लाया वहां पर रखने की जगह ही नहीं, कॉन्स्टेंट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो उस केस में जो है उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। और डिस्पोज ऑफ करेगा उससे पहले उसको ये ध्यान रखना है कि एक इन्वेंटरी मेंटेन करना पड़ेगा। द प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रिपेयर एन इन्वेंटरी ऑफ सच गुड्स, ठीक है। तो आपने कितना गुड्स सीज किया है, कितना गुड्स डिस्पोज ऑफ किया है, आपके पास एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर एक इन्वेंटरी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। और इन 3 तरीके से जो है कॉन्फिस्केटेड गुड्स जो है रिलीज किए जा सकते हैं। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल, आप अजय देवगन की जो रेड मूवी आई थी वो आप इमेजिन करके चलिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वन बाय वन देखते हैं। कि कोई भी प्रीमाइसेस का आप सर्च कर रहे हो तो आपके पास एक वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए, ठीक है। आप सर्च कर रहे हो तो आपके पास सर्च वारंट होना चाहिए, और उस सर्च वारंट पे आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा, किसका, जो भी पर्सन इंचार्ज है, जो भी उस प्रेमाइसेस का पर्सन इंचार्ज है, और साथ में एटलीस्ट 2 विटनेसेस, 2 विटनेस का भी आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीन तीन लोगों के जो है आपको सिग्नेचर लेने पड़ेंगे उस सर्च वारंट पे, उसके बाद ही जो है आप सर्च शुरू कर सकते हो। दूसरा, आप अगर किसी भी पर्सन के रेसिडेंस पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी रेसिडेंस पे सर्च कर रहे हो तो आपके साथ जो है एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए। आपको अगर लेडीज का तलाशी लेना है या कोई भी चीज है तो आपके साथ एक लेडी ऑफिसर तो होना जरूरी है अगर आप रेसिडेंस पे सर्च कर रहे हो। तीसरा, बिफोर स्टार्टिंग द सर्च आपको जो है अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल 26 मूवी देखी होगी आपने अक्षय कुमार की। सो फ्रॉड लोग भी आ सकते हैं, आपका सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला कि आप सबसे पहले अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करो कि आप जेन्युइन पर्सन हो और आप सर्च करने के लिए आए हो, ठीक है। और साथ में जो भी सर्च किया जाता है वो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस की प्रेजेंस में ही किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सर्च करने गए तो आपके साथ ध्यान होना चाहिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, बिफोर और आफ्टर द सर्च, ठीक है। जो भी आप सर्च करने गए इससे पहले और बाद में किसी भी पर्सन को जो है, जो भी ऑफिसर गए हैं उनको अपना पर्सनल सर्च करवाना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल सर्च क्यों करवाना पड़ेगा, आप ये वीडियो देखिए। चलो सब जन पीछे हटो, मुझे इस आदमी की तलाशी लेनी है। क्या ये वीडियो में देखा होगा कि इस तरह की चीजें भी हो सकती है आपके साथ। सो पर्सनल सर्च आप अपना पहले खुद की तलाशी कीजिए कि आपने तो कहीं कुछ चीज लेकर के नहीं आया, आप खुद ही चीजें लेकर के आए और आपने इम्प्लांट कर दी घर पे और फिर बोला कि आपके घर से ये चीजें मिली है ना। सो सबसे पहले आप इंस्पेक्शन सर्च जब शुरू कर रहे हो उससे पहले अपना तलाशी दीजिए, और जब लास्ट में जब सर्च कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आपको तलाशी देनी पड़ेगी कि आप कुछ चीज चुरा करके तो नहीं लेके जा रहे, ठीक है। उसके बाद एक पंचनामा और मर्जर प्रिपेयर करना पड़ेगा ऑल द प्रोसीडिंग्स का, ठीक है। आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से गुड्स है, डॉक्यूमेंट्स है जो आपने सीज किए हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, वो आप प्रिपेयर करेंगे। और उस पंचनामा का जो कॉपी है, कॉपी आपको देना पड़ेगा पर्सन इंचार्ज, ठीक है। जो भी उस प्रीमाइसेस का पर्सन इंचार्ज होगा उसको भी एक कॉपी देना पड़ेगा कि आपके घर से हमें ये गुड्स जो है हमने सीज किए हैं और ये गुड्स जो है हम लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर द सर्च इज ओवर, जब सर्च ओवर हो जाता है तो उस प्रॉपर ऑफिसर को जो है रिटर्न करना पड़ेगा जो भी सर्च वारंट को लेकर के आएगा, वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा टू द इशूइंग ऑफिसर, जो भी जिस ऑफिसर ने उसको इशू किया था उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। और साथ में रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी कि भैया हमने जो सर्च कंडक्ट किया है उसका आउटकम क्या रहा, ठीक है। हमने सर्च कंडक्ट किया तो उसका क्या आउटकम रहा वो भी आपको बताना पड़ेगा। और सर्च के दौरान कौन कौन से ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम भी आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्च, ठीक है। अब सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट, ठीक है। सर्च वारंट क्या होता है, सर्च वारंट इज नथिंग बट अ रिटर्न अथॉरिटी टू कंडक्ट अ सर्च, ठीक है। तो आपको पास एक डॉक्यूमेंट रहता है और वो एक तरह का रिटर्न अथॉरिटी है आपको सर्च करने का। और कोई भी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और अबाउ, कोई भी जॉइंट कमिश्नर या उसके अबाउ के रैंक का ऑफिसर ही जो है सर्च वारंट इशू कर सकता है, ठीक है। अब सर्च वारंट में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, तो देखिए कौन से वायलेशन किया, कौन सा एक्ट का, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। कौन से प्रीमाइसेस को सर्च करना है वो मेंशन होना चाहिए। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑथोराइज्ड फॉर सर्च, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द इशूइंग ऑफिसर, जिसने वो सर्च वारंट इशू किया उसका नाम और डेजिग्नेशन भी होना चाहिए। डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, उसके बाद सीरियल नंबर क्या है सर्च वारंट का, और पीरियड ऑफ वैलिडिटी, ठीक है, कितने दिन के लिए वो वैलिड है, 1 दिन 2 दिन, ठीक है। सर्च वारंट ऐसा नहीं है कि आपको इशू हो गया उसके बाद आराम से सर्च कंडक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही जो है उसका सर्च कंडक्ट करना पड़ता है। सो ये सारे कंटेंट्स हैं जो सर्च वारंट में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर
इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च एंड सीजर। अब क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है जिस भी पर्सन के यहाँ पर सर्च किया जा रहा है तो उसके पास क्या क्या सेफगार्ड्स हैं। तो सबसे पहला कि भैया उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप रिटेन नहीं कर सकते बियॉन्ड द नेसेसरी पीरियड। आपको इंक्वायरी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप रख सकते हो, बट उसके बियॉन्ड आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स को नहीं रख सकते, आपको वो जो है रिटर्न करना पड़ेगा। जो भी पर्सन के डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हैं उनकी फोटोकॉपीज ले सकता है। देखिए अब जो प्रोसेस है वो तो लंबे चलते रहते हैं, लेकिन आपका बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो आप उसका फोटोकॉपी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी सीज्ड गुड्स है, अगर नोटिस इशू नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अगर 6 महीने के अंदर नोटिस इशू नहीं किया तो आपको जो है गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे टू द पर्सन, ठीक है। आपने नोटिस इशू नहीं किया तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा, और ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है फॉर फर्दर 6 मंथ्स, ठीक है। अब कोई भी गुड्स का नेचर है ऐसा जो पेरिशेबल या हैजार्डियस है तो उस केस में जो है उन गुड्स को इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर सकता है ऑफिसर। और लास्ट में बोला जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर होंगे वो गवर्न करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं सेक्शन नंबर 68 जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट, ठीक है। तो गुड्स जो है वो मूवमेंट में है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं ले जाया जा रहा है, उस केस में भी जो है उन गुड्स का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो अगर आपको पता है, आपने ईवे बिल में देखा होगा कि अगर कोई भी कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो मोर देन ₹50,000 है तो आपको ईवे बिल होना चाहिए, आपके पास वैलिड ईवे बिल होना चाहिए जब भी आप गुड्स को मूव कर रहे हो, ठीक है। सो कोई भी ऑफिसर जो है इंस्पेक्ट कर सकता है आपके कन्वेंस को, और आपको जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा ईवे बिल फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड अलाउ इंस्पेक्शन, आपको उसका इंस्पेक्शन भी अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। और आपने सेक्शन 67 के अंदर देखा कि अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपके पास जो है ऑथोराइजेशन होना चाहिए जॉइंट कमिश्नर का, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स मूवमेंट में है तो वहां पर कहां ऑथोराइजेशन लेने जाओगे, तो यहां बोला है कि आप विदाउट विदाउट ऑथोराइजेशन भी जो है जॉइंट कमिश्नर जो है विदाउट ऑथोराइजेशन के भी जो है आप इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन 68। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 69। अभी तक हमने दो सेक्शन देखे हैं, सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, और सेकंड देखा सेक्शन नंबर 68 जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 69 जो बात करता है पावर टू अरेस्ट, ठीक है। सो अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का कोई जीएसटी एक्ट के अंदर अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, बट एक जनरल मीनिंग क्या होता है, टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को अपनी कस्टडी में लेना उसको बोलते हैं अरेस्ट। अगर कोई गुड्स को अपनी कस्टडी में लेते हैं तो उसको बोलते हैं सीजर, ठीक है। तो कोई भी पर्सन को अपनी कस्टडी में लेना मतलब अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब अरेस्ट कब किया जा सकता है, तो कमिश्नर के पास, अगर कोई भी कमिश्नर है उसके पास रीजन टू बिलीव है कि किसी भी पर्सन ने जो है टैक्स इवेजन किया है फॉर एन अमाउंट ऑफ मोर देन ₹2 करोड़, ठीक है। टैक्स इवेजन ऑफ मोर देन ₹2 करोड़, तो उस केस में जो है वो ऑथोराइज करेगा कि किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को कि आप जाइए और उस पर्सन को जो है अरेस्ट करके आइए, ठीक है। क्या बोला हमने, कोई भी कमिश्नर जिसके पास रीजन टू बिलीव है कि किसी भी पर्सन ने जो है टैक्स इवेजन किया है फॉर एन अमाउंट ऑफ मोर देन ₹2 करोड़, तो उस केस में वो ऑथोराइज करेगा किसी प्रॉपर ऑफिसर को कि आप जाइए और उसको अरेस्ट कीजिए, ठीक है। अब अरेस्ट के केस में अपने को दो चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला यह कॉग्निजेबल ऑफेंस और सेकंड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है एक तरह का सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस होता है, ठीक है। जहां पर जो है अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन जो होता है वो मोर देन ₹5 करोड़ है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेड किया है तो वो जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है, ठीक है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आपको अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट अरेस्ट वारंट, ठीक है। और साथ में अगर आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। आपको कोर्ट की परमिशन की भी जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, आपको किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। अगर आपको अरेस्ट करने के बाद उसको लॉकअप में है, आपको कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, उससे कुछ पूछताछ करनी, तो आपके पास कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए जनरली, ठीक है। लेकिन अगर नेचर है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, जहां पर टैक्स इवेजन का अमाउंट जो है वो मोर देन ₹5 करोड़ है, तो उस केस में आपको सर्च अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है, ठीक है। आप सीधा उसको अरेस्ट करके इंस्पेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑफेंस होते हैं ये जनरली नॉन अवेलेबल होते हैं, लेकिन बेल सिर्फ मिल सकती है कब, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सिर्फ बेल दे सकता है, अदरवाइज ये नॉन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये एक तरह का रिलेटिवली लेस सीरियस ऑफेंस होता है एज कंपेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इस केस में आपको अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए, और अगर आपको उसका इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपके पास कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। और ये जनरली जो है बेलेबल रहते हैं। बेल कौन देगा, कोई भी डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको बेल दे सकता है। अब क्या क्या सेफगार्ड्स है फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट, ठीक है। जो भी पर्सन का अरेस्ट हुआ उसके पास क्या क्या सेफगार्ड्स है, तो देखिए अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट हुआ है फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब मोर देन 5 करोड़ वाला जो ऑफेंस है, उसके लिए किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। जिस जिस टाइम पे आपने उसको अरेस्ट किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आपने अरेस्ट किया है तो उसको है बेल मिल सकता है। और बेल कौन दे सकता है, कोई भी डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको बेल पर रिलीज कर सकता है, ठीक है। और अरेस्ट के जो भी प्रोविजंस है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के हिसाब से चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे सेफगार्ड्स हमने देख लिए। अब अरेस्ट करने की क्या क्या गाइडलाइंस दी है,
ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है। अरेस्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है, वेरियस फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं, जैसे कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, या फिर क्वांटम क्या है, टैक्स इवेजन का क्वांटिटी कितना है, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। और जब भी आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि आप इंश्योर करें कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ऑफेंस का, ठीक है। कोई भी पर्सन है जो भाग रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसको रोकने के लिए आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। या कोई मास्टरमाइंड है या कोई की ऑपरेटर है जो बेनामी इंपोर्ट्स कर रहा है या एक्सपोर्ट्स कर रहा है इन द नेम ऑफ डमी और नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, इन डमी लोगों के नाम पर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। या फिर कोई पर्सन है जिसका इंटेंशन है टैक्स इवेजन का, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। कोई भी पर्सन है जो प्रिवेंट कर रहा है ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस, मतलब एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है कोई, तो उस पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हो। इंटिमिडेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस, मतलब क्या हुआ, कोई भी विटनेस है उसको इंटिमिडेट कर रहा है, मतलब आपने देखा होगा कि जो भी विटनेस होता है वो गवाही देने के लिए आता है उस कोर्ट में, उससे पहले ही उसको अगवा कर लिया जाता है या उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया जाता है। तो इस तरह की कोई चीज कर रहा है, मतलब इंटिमिडेट कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है विटनेसेस को, तो उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। और लास्ट में कोई भी जो अमाउंट है टैक्स इवेजन का वो एक लार्ज अमाउंट है, तो उस केस में भी उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। सो ये सारी गाइडलाइंस है जो ध्यान में रखनी है अरेस्ट करने के दौरान, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 70। अभी तक हमने 3 सेक्शन देखे। सेक्शन नंबर 67 पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, सेक्शन नंबर 68 इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, और सेक्शन नंबर 69 पावर टू अरेस्ट। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 70 जो बात करता है पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अगर कोई भी इंक्वायरी के दौरान, ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट, प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भैया मुझे किसी भी पर्सन को बुला करके उससे कुछ इंक्वायरी करना है या उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाना है, तो वो उसको समन इशू कर सकता है, ठीक है। और समन जिस पर्सन को इशू किया है वो ड्यूटी बाउंड है टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर, ठीक है। आपने उसको समन इशू किया तो उसका ड्यूटी बनता है कि उसको अपीयर करना पड़ेगा आपके सामने, और कोई डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोला तो ये भी उसका ड्यूटी है टू प्रोड्यूस ऑल सच डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, ठीक है। सो उसको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ समन, मतलब आपने समन इशू किया किसी पर्सन को और वो अपीयर नहीं किया, तो कौन कौन से केसेस दिए। तो यहाँ पर 4 केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिया, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से बोला है। इफ अ पर्सन डज नॉट अपीयर ऑन द डेट व्हेन समन विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, मतलब आपने जिस दिन को बुलाया था उसको वो अपीयर ही नहीं किया। दूसरा क्या बोला है, इफ ही एब्सकॉन्ड्स टू अवॉइड सर्विसेज ऑफ समन, मतलब आपने उसको समन इशू किया और वो एब्सकॉन्ड हो गया, वो भाग गया, आया ही नहीं, ठीक है। और थर्ड केस क्या दिया है, ही डज नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, मतलब आपने उसको समन इशू किया और साथ में बोला कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने हैं, वो खुद तो अपीयर किया लेकिन उसने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे वो लेकर के नहीं आया। और चौथा क्या बोला है कि वो अपीयर भी किया है, एब्सकॉन्ड भी नहीं किया, और वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो फॉल्स एविडेंस है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये 4 केसेस के अंदर अंदर जो है उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड की धाराएं लगाई जाएगी, ठीक है। सो अगर वो अपीयर नहीं करता, कौन कौन सी चीजें बोली, 4 चीजें। पहला, अगर वो अपीयर नहीं करता है। दूसरा, वो एब्सकॉन्ड कर जाता है। तीसरी चीज क्या देखी कि वो अपीयर करता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करता। और चौथा क्या है, गिव्स फॉल्स एविडेंस अगर देता है, तो इन केस में उसके पास उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड की धाराएं लगाई जाएगी। और जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 122 3D के अंदर बोला गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर सीजीएसटी ऑफिसर या एसजीएसटी ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस नहीं होता कोई भी पर्सन, तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाएगी अप टू ₹25,000 तक की, ठीक है। सो जीएसटी एक्ट के अंदर उसके ऊपर 25,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या बोला है, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, सेक्शन नंबर 71। ये सेक्शन क्या बोलता है, कोई भी ऑफिसर है जिसको ऑथोराइज किया है किसी ज्वाइंट कमिश्नर ने या कोई ऑफिसर हायर इन रैंक में, ठीक है, उसको ऑथोराइज किया है, तो वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस को एक्सेस कर सकता है और वहां पर ऑडिट या स्क्रूटनी या वेरिफिकेशन कर सकता है जब उसको ऐसा लगता है कि इट इज नेसेसरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस को एक्सेस कर सकता है। अब ड्यूरिंग सच एक्सेस ऑफिसर क्या क्या कर सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है आपकी कोई भी बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सच अदर थिंग्स, ठीक है। सो आपके सारी चीजों को इंस्पेक्शन वो कर सकता है वो ऑफिसर ड्यूरिंग सच एक्सेस, ठीक है। और जो भी पर्सन इंचार्ज होगा उसका क्या ड्यूटी है, तो उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे जाए उसको वो फर्निश करना पड़ेंगे। फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद इन 15 वर्किंग डेज, ठीक है। सो 15 वर्किंग डे के अंदर अंदर जो है उसको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो भी उससे मांगे गए हैं। और अगर केस है सेक्शन नंबर 65 जो हमने देखा ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी का, या फिर सेक्शन 66 जो स्पेशल ऑडिट की बात करता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करता है, तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट जो है उन पर्सन को, उन प्रॉपर ऑफिसर हो गया या सीए सीएमए को भी जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है उससे मंगवाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक लिस्ट दिया है कि जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए या मेंटेन कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर कोई ट्रायल बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गए, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, या कोई अदर रिलेवेंट है, जो भी रिकॉर्ड्स उससे मांगे जाते हैं, तो उसको 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है वो फर्निश करने पड़ेंगे। यही था सेक्शन नंबर 71। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 72 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। वो बात करता है ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। सो जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर देखा, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट, सो इन प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर ये सारी चीजें कंडक्ट कर रहा है
तो उनको ये फॉलोइंग ऑफिसर्स जो है असिस्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई रेड करने जा रहा है तो उसके साथ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, तो वो सारे ऑफिसर्स जो है उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से ऑफिसर्स दिए हैं? कोई भी पुलिस वाला हो गया, या रेलवेज का ऑफिसर हो गया, कस्टम्स का ऑफिसर हो गया, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हो गए जो इंगेज है कलेक्शन ऑफ जीएसटी के अंदर, या फिर कोई ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंगेज है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज के, ठीक है। कोई भी विलेज ऑफिसर हो गए या कोई भी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर हो गए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑफिसर जो है प्रॉपर ऑफिसर को असिस्ट कर सकते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स के दौरान, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर। इसके अंदर हमने 6 सेक्शन कंप्लीटली देखे थे। सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है इंस्पेक्शन पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। सेक्शन नंबर 68 जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 69 देखा जो बात करता है पावर ऑफ अरेस्ट। उसके बाद सेक्शन नंबर 70 देखा जब हमने जो बोलता है पावर ऑफ समन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 71 एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस, और लास्ट सेक्शन हमने देखा ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर्स, ठीक है। 6 सेक्शन के अंदर हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।